हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ विश्व भारती शिक्षा सदन बिहार चौरस्ता। वॉइस के वीडियो नंबर 1 में मैं आप लोगों को वॉइस के बारे में इंट्रोडक्शन और एक्टिव पैसिव के बारे में इंट्रोडक्शन दे चुका हूं और रूल्स के बारे में चर्चा कर चुका हूं। आशा है आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देख चुके होंगे। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी ग्रामर से रिलेटेड आप लोगों के पास वीडियो पहुँच रही है, उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें ताकि मैं आपको कोई भी डाउट क्लियर कर सकूं। वॉइस के वीडियो नंबर 2 में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में कैसे चेंज करेंगे और कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव केस में यूज नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइस पार्ट 2, हाउ टू चेंज फ्रॉम नॉमिनेटिव केस टू ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में कैसे चेंज करते हैं एंड ऑब्जेक्टिव केस टू नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में कैसे बदलते हैं। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक। वॉइस में इनका एक अहम रोल है। अगर नॉमिनेटिव केस एक्टिव वॉइस में अगर नॉमिनेटिव केस के रूप में आई हो तो पैसिव वॉइस में ये मी हो जाता है। अगर वी हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में अस हो जाएगा। यू हो तो यू ही रह जाता है, क्योंकि यू का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है। दे हो तो देम हो जाता है, ही हो तो हिम हो जाता है, सी हो तो हर हो जाता है, ईट हो तो ईट ही रहता है। और कोई भी नाउन हो, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे वो नाउन प्लुरल हो, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में सेम ही रहता है, वो बदलता नहीं है। जैसे रमेश तो ऑब्जेक्टिव केस में भी रमेश ही रहेगा, सीमा तो ऑब्जेक्टिव केस में ही सीमा ही रहेगा। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, आई का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है। यहाँ मार्क करने वाली एक चीज़ है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और अस का नॉमिनेटिव केस वी होता है। उसी तरह यू का ऑब्जेक्टिव केस यू और नॉमिनेटिव केस यू। देम का दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और देम का नॉमिनेटिव केस दे होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और हिम का नॉमिनेटिव केस ही। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और हर का नॉमिनेटिव केस सी। उसी तरह ईट का ऑब्जेक्टिव केस ईट और नॉमिनेटिव केस ईट ही होता है। कोई भी नाउन हो, कोई भी नाउन का ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस सेम ही रहता है। जैसे रमेश अगर नॉमिनेटिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही रमेश ही रहेगा, सीमा है तो ऑब्जेक्टिव केस में सीमा ही रहेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बारे में हम पर्सन में अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कि पर्सन क्या है, पर्सन को डिफाइन करेंगे, उसके काइंड्स और एक एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा ये नेक्स्ट वीडियो में। अब एक चीज़ यहाँ मार्क करने वाली चीज़ है, नोट में मैं लिख दिया हूँ, नोट यानी संकेत। पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ ध्यान देना है कि अगर पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में यानी पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में वन, समवन, नोबडी, वन,
someone, nobody, somebody, no one, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में इनके यूज नहीं होते हैं। विशेष परिस्थिति में यूज करेंगे, जब उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो यूज करेंगे। ऐसे हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग नहीं करते हैं, समवन का प्रयोग नहीं करते हैं, नोबडी का प्रयोग नहीं करते हैं, समबडी का प्रयोग नहीं करते हैं, नो वन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सारे के सारे इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं। अब रही बात पीपल, पीपल ये नाउन है, पुलिस ये नाउन है, पब्लिक ये नाउन है। इनका भी प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में। यहाँ से एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में वन, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी, नो वन, पुलिस, पब्लिक का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ स्पष्ट लिख दिया हूँ, लेकिन यहाँ मार्क करना है, लेकिन अर्थ स्पष्ट न होने पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि कैसे नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो रहा है और ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस में चेंज हो रहा है। कुछ ऐसे इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं और नाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस में यूज नहीं किए जाते हैं। अगर अर्थ स्पष्ट ना हो तो यूज कर सकते हैं, अगर अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 के द्वारा हम देखने का प्रयास करेंगे। ये एक्टिव है और इधर पैसिव है। एग्जाम्पल नंबर 1 में आई टीच यू। आई जो है नॉमिनेटिव केस है, टीच वर्ब है, यू ऑब्जेक्टिव केस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो पैसिव में इज एम आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब थर्ड का यूज करते हैं, यानी वर्ब फॉर्म जो होता है वो थर्ड फॉर्म में होता है। बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एक चीज़ यहाँ मार्क करने वाली चीज़ है कि जहाँ आप बाय का यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एंड रूल्स, कभी कभी आपको ऐड का यूज करना पड़ेगा, विद का यूज करना पड़ेगा। बाय की जगह आप प्रीपोजिशन एट भी आता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड सेंटेंस विद भी आता है और टू आता है। आप दिमाग में ये ना बना ले कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है। बाय की जगह एट भी आएगा, विद भी आएगा और टू भी टू आएगा। ये चार प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस में यूज किए जाते हैं, बाय, एट, विद, टू। अब देखें यहाँ आई जो है ऑब्जेक्ट की जगह आ गया है और यू जो है सब्जेक्ट की जगह आ गया है। मैंने बताया कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अकॉर्डिंग टू यू नंबर और जेंडर के अनुसार आर का यूज किया गया है। यू आर टॉट, आप पढ़ाए जाते हैं, बाय मी, मेरे द्वारा। अब आप पूछेंगे आर का यूज क्यों किया गया, तो आर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो पैसिव में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ यू सब्जेक्ट है, यू के साथ आर का यूज किया जाता है। आर के बाद वर्ब थर्ड है, आर के बाद वर्ब थर्ड हो, इज के बाद वर्ब थर्ड हो, यानी वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, या एम के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो वाक्य पैसिव होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। क्योंकि इज एंड आर के बाद अगर वर्ब का फॉर्म चौथा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव होगा, और इज एंड आर के बाद वर्ब का फॉर्म अगर तीसरा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव होगा, दूसरा कोई टेंस नहीं होगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे, वी हेल्प देम। वी यहाँ नॉमिनेटिव केस है,
ये ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ अस हो गया है, और देम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस में दे हो गया है, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और देम का नॉमिनेटिव केस दे होता है। वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे के साथ आप क्या यूज करेंगे? ईच, एम, आर। पैसिव में तो दे के साथ आर का यूज किया जाता है, दे आर। दे के साथ आर हुआ तो वर्ब थर्ड हो गया। अब इस वाक्य के पैटर्न को देखकर समझ जाना है कि आर के बाद अगर वर्ब थर्ड है तो समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव ही है। आर के बाद वर्ब फोर होगा जिसमें आईएनजी जोड़ते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव होगा। अब आपसे पूछा जाए कि इज एम आर के बाद मेन वर्ब कितने फॉर्म में आते हैं, तो दो फॉर्म में, थर्ड और फोर्थ। थर्ड होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव हो जाएगा, फोर्थ होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे दे आर हेल्प, उन लोगों की मदद की जाती है, बाई अस, हम लोगों के द्वारा। थर्ड एग्जाम्पल में देखें, यू डू योर वर्क। यहाँ दो चीज मार्क करने वाला है। यहाँ डू एक्सिलरी नहीं है, डू डच ये ऐसा एक्सिलरी है कि मेन वर्ब के रूप में भी यूज किए जाते हैं और एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज किए जाते हैं। जब डू डच के बाद अगर मेन वर्ब हो तो समझना है कि वो डू डच एक्सिलरी के रूप में है, लेकिन डू के बाद आप देख रहे हैं कि योर वर्क ऑब्जेक्ट है। अब बहुत से बच्चे विद्यार्थी इसमें गलत कर बैठते हैं, योर वर्क को ही ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। नहीं, यहाँ योर वर्क ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ वर्क ऑब्जेक्ट है। योर पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट होगा, या पॉजेसिव केस के बाद आने वाला नाउन सब्जेक्ट होगा। यहाँ पूरा योर वर्क ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्क ऑब्जेक्ट है, वर्क नाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ये पॉजेसिव केस है। तो पॉजेसिव केस के बाद जो नाउन आएगा वही वाक्य का सब्जेक्ट होगा, वही वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। ये पूरे वर्ड को लेंगे, योर वर्क, योर वर्क। अब वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ इज का प्रयोग किया गया, वर्क सिंगुलर है, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। यू डू योर वर्क, आप अपना काम करते हैं। योर वर्क इज, इज के बाद देखिए वर्क का फॉर्म जो है डू का फॉर्म तीसरा हो गया। योर वर्क इज डन, आपका काम किया जाता है, बाय यू, आपके द्वारा। यहाँ यू यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आ गया, यहाँ योर वर्क नॉमिनेटिव केस की जगह आ गया। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 में देखेंगे दे टीच अस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वे हम लोगों को पढ़ाते हैं, दे नॉमिनेटिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब ये ऑब्जेक्टिव केस पैसिव में नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, तो अस का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, तो वी, या वी होगा। वी के अकॉर्डिंग ये टेंस क्या कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो पैसिव में कितने एक्सिलरी है, तो इज, एम, आर, 3 एक्सिलरी है। वी के साथ आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। नंबर, वी आर टॉट, हम लोग पढ़ाए जाते हैं, बाय देम, उन लोगों के द्वारा। अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5 में देखेंगे, ही रीड्स इंग्लिश। यहाँ इंग्लिश प्रॉपर नाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है, कभी भी इंग्लिश का ई स्मॉल से नहीं लिखना है, क्योंकि ये लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज हो वो प्रॉपर नाउन में आता है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से शुरू होता है। अब इंग्लिश को हम यहाँ नॉमिनेटिव केस की जगह रखेंगे, ही क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इंग्लिश, इंग्लिश के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश इज रीड बाय हिम, ही बदलकर हिम हो गया।
एग्जाम्पल नंबर 5 में चले। सी नॉमिनेटिव केस है। लव्स हर मदर, यहां भी देखें हर मदर, ये हर मदर ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, यहां मदर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, क्योंकि हर तो पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस के बाद आने वाला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट होगा या वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। बहुत से विद्यार्थियों से कभी कभी सवाल हम किए हैं तो आंसर गलत बताते हैं। हर मदर में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट कौन है, तो बोल देंगे कि हर मदर। आप ये बताएं कि ये पॉजिटिव केस कभी ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है? यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हर नहीं है, यहाँ पॉजिटिव केस के रूप में है। हर पॉजिटिव केस के रूप में भी आता है, हर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में भी आता है। अब कैसे पहचानेंगे? जब हर के बाद नाउन होगा, फिर से ध्यान दें, हर के बाद जब नाउन होगा तो हर जो हो जाएगा पॉजिटिव केस हो जाएगा। हर के बाद जब नाउन नहीं होगा तो समझना कि हर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है। तो हर मदर, अब हर मदर को हमने क्या किया? सब्जेक्ट बनाया, नॉमिनेटिव केस की जगह लाया, मदर के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग किया। अब हर के थर्ड फॉर्म को रख दिया, तब बाई प्लस ऑब्जेक्ट को रखा। हर मदर इज लव्ड बाई हर। अब यहाँ सी बदल कर हर हो गया। अब यहाँ देखें हर ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि सी बदल कर हर हुआ है, लेकिन यहाँ हर ऑब्जेक्टिव केस नहीं है क्योंकि हर के बाद मदर है। हर यहाँ पॉजिटिव केस के रूप में है, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए मदर के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग किया गया। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में चलेंगे। रवि कुक्स, रवि नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कुक्स वर्ब है, फूड नाउन है। फूड को मैंने क्या किया? मैंने बताया कि नाउन कोई भी हो वो सब्जेक्ट के रूप में भी आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। यहाँ नाउन ऑब्जेक्टिव केस है, फूड है, तो फूड फूड ही रह गया। इस तरह नहीं कि सी जैसे बदलकर हर हो गया, ही बदलकर हिम हो गया, दे बदलकर देम हो गया, यू ही रह गया, वी बदलकर अस हो गया, आई बदलकर मी हो गया, तो फूड बदल करके कोई वेजिटेबल हो जाएगा, चाहे कोई दूसरा फूड हो जाएगा, चाहे कोई दूसरा नाउन होता है। नाउन कैन नॉट बी चेंज, नाउन को कभी बदला नहीं जाता है, वो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो चाहे नॉमिनेटिव केस के रूप में हो। तो फूड की को फूड ही रहने दिए, फूड के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग किया गया। फूड इज को भोजन बनाया जाता है बाई रवि, रवि के द्वारा। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखेंगे। पीपल विल रिमेंबर गांधी जी, लोग गांधी जी को याद करेंगे। पीपल कौन याद करेंगे? तो पीपल। अब ये पीपल ऐसा सब्जेक्ट है, इनको ऑब्जेक्ट अब पैसिव में कोई जरूरत ही नहीं है। गांधी जी को कौन याद करेगा? तो लोग ही याद करेंगे ना। तो देखिए पैसिव में पीपल को हम मिस कर दिए हैं। अब यहाँ क्या किए हैं? गांधी जी विल बी रिमेंबर्ड। फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर वाक्य हो तो पैसिव बनाते समय बी का यूज किया जाता है, चाहे विल के बाद बी आए चाहे शैल के बाद बी आए। जब तक बी आए नहीं आएगा वर्ब का फॉर्म नहीं बदलेगा, क्योंकि शैल और विल के बाद वर्ब का पहला रूप होता है। थर्ड पैसिव में आप जानते हैं कि पैसिव में थर्ड फॉर्म होता है, तो थर्ड फॉर्म तभी होगा जब विल के बाद बी लाएंगे, शैल के बाद बी लाएंगे। तो यहाँ देखें गांधी जी विल बी रिमेंबर्ड, गांधी जी याद किए जाएंगे। बाई पीपल लिखने की कोई नीड्स नहीं है क्योंकि अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। गांधी जी किनके द्वारा याद किए जाएंगे? तो लोगों के द्वारा। अब यहाँ लिखेंगे अगर बाई पीपल लिखते हैं तो वाक्य भद्दा हो जाएगा, वाक्य इनकरेक्ट माना जाएगा। यही चीज मैं पहले बताया कि अगर नीड्स हो, अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तब आप यूज कर सकते हैं। अगर अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है तो उनकी कोई जरूरत नहीं है, उनका कोई यूज नहीं है पैसिव में। अब एग्जाम्पल नंबर 8 में देखेंगे। नो वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो निगेटिव सेंस रखता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ये बहुत मार्क करने वाली चीज है। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। विल आंसर जवाब देगा, योर क्वेश्चन आपके प्रश्न का कोई जवाब नहीं देगा, यानी निगेटिव है। अब आप यहाँ नॉट खोजेंगे तो नॉट नहीं है क्योंकि नो वन ही निगेटिव सेंस रखता है, ये नो वन ही निगेटिव सेंस रखता है इंडेफिनिट प्रोनाउन में। अब नो वन क्या है भाई? ये नो वन मिस हो जाएगा पैसिव में। देखिए योर क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है तो योर क्वेश्चन पूरा ये मिल करके सब्जेक्ट बन जाएगा।
क्योंकि योर पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस के बाद आने वाला नाउन जो क्वेश्चन है ये वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखें, योर क्वेश्चन विल नॉट बी, अब आप पूछेंगे कि नॉट क्यों लगाया गया, तो एक्टिव में नो वन है जो निगेटिव सेंस रखता है, इनके लिए आपको नॉट का यूज करना मस्ट है, अगर नहीं करेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड, आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया जाएगा। अब बाई नो वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के द्वारा, नो वन यानी कोई नहीं, यानी आपके प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे सकता है। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखें, नोबडी, ये भी निगेटिव सेंस रखता है। नोबडी मतलब होता है कोई नहीं, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। नोबडी विल हेल्प यू, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। अब यू यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है। वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट का है। फ्यूचर इंडिफिनिट में जब एक्टिव वॉइस होगा तो पैसिव में बी जोड़ देंगे और बी के बाद वर्ब, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखेंगे तो पैसिव बन जाएगा। तो नोबडी विल हेल्प यू, अब पैसिव में जब चेंज करेंगे तो यू विल, अब देखिए नोबडी निगेटिव सेंस रखता है इसलिए नॉट ला दिया गया। यू विल नॉट बी हेल्प, आप मदद नहीं किए जाएंगे, यानी आपको कोई मदद नहीं कर सकता है, आप किसी के द्वारा मदद नहीं किए जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 में देखें, समवन यानी कोई, ये भी इंडिफिनिट प्रोनाउन। समवन विल रीड द रामायण, कोई रामायण पढ़ेगा। अब ये निगेटिव सेंस नहीं रखता है क्योंकि समवन मींस होता है कोई, ये भी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। पैसिव जब बनाएंगे तो बी का यूज करेंगे। अब रामायण को सब्जेक्ट बनाएंगे, रामायण प्रॉपर नाउन है, जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, वो हमेशा कैपिटल से शुरू होते हैं, इसलिए रामायण का आर जो है कैपिटल से है। अब यहाँ जब एक वाक्य स्टार्ट करेंगे तो टी कैपिटल से हो जाएगा, द रामायण विल बी रीड। अब समवन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, रामायण तो कोई पढ़ेगा ही ना। जब अर्थ स्पष्ट हो जाए तो पैसिव में ऑब्जेक्टिव केस की कोई नीड्स नहीं है, वो नोट में लिख दिए हैं। जिनकी नीड्स नहीं है वो नोट्स में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 में चलें। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, किसी भी व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए। वन जो है यहाँ जिसका अर्थ होता है कोई और एक, ये भी इंडिफिनिट प्रोनाउन है। कोई में आप भी आ सकते हैं, मैं भी आता हूँ, मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो वन शुड कीप, शुड कीप, शुड मॉडल वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वंस प्रॉमिस, वन का पॉजेसिव केस वंस होता है, यानी किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। अब यहाँ देखिए कि प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, कीप का थर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ वन को क्या हटा दिया, वन को भी हटा दिया गया, या वंस पॉजेसिव केस को भी हटा दिया गया, क्योंकि अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है कि प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, वादा को निभाया जाना चाहिए। किसके द्वारा, मेरे द्वारा, आपके द्वारा। अर्थ जब स्पष्ट हो जाए तो ऑब्जेक्टिव केस की कोई जरूरत नहीं है, वो नोट में लिख दिए हैं। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 12 में चले। द पुलिस कॉट द थिफ, पुलिस, पुलिस नहीं, पुलिस, द पुलिस कॉट द थिफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा। चोर को कौन पकड़ा, पुलिस। गिरफ्तार कौन करता है, पुलिस। गिरफ्तार तो आप नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, पुलिस विभाग ही कर सकती है, सीबीआई ही कर सकती है। द थीफ वाज कॉट, चोर पकड़े गए, क्योंकि वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वाक्य हो तो वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये 12 एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आशा है आप समझ गए होंगे। आप इसी तरह वीडियो को लगातार वॉच करते रहिए, देखते रहिए, और कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे पास भेजते रहिए। इसके बाद मैं पार्ट वाइज करके पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 5 में ऐसे करके पूरे वॉइस को का कंसेप्ट आपको बताऊंगा। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू। मोर इन नेक्स्ट वीडियो।